Hello my dear students, this is विश्वजीत and welcome to my channel StudyNet। आज के इस वीडियो में हम लोग गाइड मॉपर्सन के द्वारा लिखा गया एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द नेकलेस। आखिर इसका नाम द नेकलेस क्यों पड़ा, तो चलो मैं आपको छोटा सा एक हिंट देकर बताता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लेडी की बात की जा रही है जिसका नाम है मटिल्डा। अब मटिल्डा अपने इवनिंग गाउन में अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी है। उसके गले पे एक स्क्रैप है, दैट मीन्स ओढ़ने वाला एक ओढ़नी, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं इन हिंदी, ठीक है। तो वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को जस्ट देखने ही वाली है। वो जैसे ही अपने स्क्रैप को हटाती है वो शॉक्ड हो जाती है। वो अपना माथा पकड़ लेती है, यार ये क्या, कहाँ गया मेरा नेकलेस। उसका वो नेकलेस जो बहुत ही महंगा नेकलेस था, वो नेकलेस गायब था। और उसी नेकलेस के वजह से, गायब होने के वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो इस नेकलेस पे बेस्ड है, इसीलिए इस पूरे के पूरे चैप्टर का नाम द नेकलेस रखा गया। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है एक फ्रेंच राइटिस्ट बोल रहा हूँ मैं, राइटर ने, जिसका नेम है गाय डे मॉपर्सन, ठीक है। अब देखो इनके बारे में थोड़ा सा तुम लोगों को बताता हूँ। ये जो गाय डे मॉपर्सन है ना, इनको द फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने मोर देन 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और सबके सब बड़े ही यूनिक स्टाइल में था और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। मानो ऐसा कि आप कोई मूवी देख रहे हो और मूवी देखते देखते जैसे आपको पता चला कि अरे यार अब क्या होगा, यही तो मूवी की ट्विस्ट है। तो जब तक आप ट्विस्ट तक पहुँचते तब तक मूवी खत्म। तब क्या होता? तो इनके राइटिंग स्टाइल का एक बड़ा ही फेमस सा नमूना ये था कि ये ना कोई भी स्टोरी लिखते थे ना तो लास्ट में रीडर के माइंड में एक क्वेश्चन मार्क डाल देते थे कि अब रीडर बेचारा परेशान हो जाए, अब वो कंफ्यूज हो जाए कि इसके बाद क्या हुआ होगा। सपोज डैट अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आया ना पुष्पा, ठीक है, वो भी पार्ट 1 है, इसके बाद दूसरा आएगा। इन द सिमिलर वे KGF, ठीक है, बाहुबली। तो ये सब चीज में क्या दिखाया गया है कि एक पार्ट में लास्ट में जाकर कोई ट्विस्ट डाल दिया जिससे कि रीडर बेचारा परेशान हो जाए, व्यूअर जो है वो सोचने लगे इसके बाद क्या हुआ होगा और वो अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड रहे। इन द सिमिलर वे गाय डे मॉपर्सन हर एक स्टोरी में कुछ ऐसा ही करते थे। वो हर एक स्टोरी में क्या करते थे, कोई ना कोई एक ट्विस्ट डालते थे और डालने के बाद वही स्टोरी एंड कर देते थे। तो इस स्टोरी में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। देखो सबसे पहले इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग द नेकलेस समरी, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज़ अ फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी इन द जॉनर ऑफ रियलिज्म। इसमें रियलिटी की बात की गई है। द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी वॉज गाय डे मॉपर्सन। द स्टोरी ended with a twist, also known as an ironic ending. This type of ending was a hallmark of Maupassant's style. The story took place in France several hundred years ago. कई साल पहले की बात है ये, और हुई कहाँ है, इसकी ओरिजिन कहाँ है? फ्रांस। The story tells that one must be satisfied and content with what one has. Also, one must not hide the truth. In this story, Matilda Loisel faces a hard time as a result of her desire. तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि ये कहानी हमको ये सिखाएगी कि हमें कंटेंट होना ज़रूरी है, हमें संतुष्ट रहना ज़रूरी है। हमारे पास जो है हमें और चाहिए और चाहिए, ये वाली फीलिंग लाओगे ना तो मटिल्डा के जैसा ही कुछ हाल हो जाएगा। उसकी लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद होती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर डिज़ायर्स, नथिंग एल्स। सो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर हुआ क्या था इस चैप्टर में एक समरी के रूप में। देखो, अ लेडी मटिल्डा लिव्ड इन अ फ्लैट विद हिज हस्बैंड। मटिल्डा अपने फ्लैट में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। ही वर्कड एज अ क्लर्क फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसका हस्बैंड क्या करता था? एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क का काम करता था। दे वर नॉट एबल टू लिव अ लग्जरियस लाइफ। वे लोग एक लग्जरियस लाइफ जीने के काबिल नहीं थे। हाउएवर, फिर भी दे वर नॉट पुअर, मेयरली सिंपल। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं था कि वे लोग गरीब थे, बिल्कुल सिंपल थे, नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली जैसी होती है ना वैसी। हाउएवर, मटिल्डा's डिज़ायर वॉज टू बी रिच। लेकिन मटिल्डा तो कुछ और ही टाइप की लड़की थी भाई।
उसकी डिज़ायर थी कि मैं बहुत अमीर बनूं, ठीक है। सी फेल्ट इरिटेटेड, डिसअपॉइंटेड एंड सैड ऑफ नॉट हैविंग अ लार्ज हाउस। वो हमेशा उदास रहती थी, डिसअपॉइंटेड रहती थी। किस बात के लिए? कि उसके पास कोई भी बड़ा घर नहीं है, सर्वेंट्स नहीं हैं, लग्जरियस लाइफ स्टाइल नहीं है, इन सभी चीज़ों के लिए। मोर ओवर, और तो और, सी डिज़ायर टू हैव गुड ड्रेसेस, लॉट्स ऑफ ज्वेलरी विच मेड हर सैड। हमेशा वो डिज़ायर करती थी कि मेरे पास और ज्वेलरी होता, बहुत सारे ड्रेसेस होते, लग्जरियस चीज़ें होती, और इसी वजह से वो बार बार दुखी होते जाती थी। मटिल्डा लॉइजल लिव्ड इन अ फ्लैट विद हिज हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी फ्लैट में। ही वर्कड एज अ क्लर्क फॉर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। दे वर नॉट एबल टू, अरे ये क्या, ये तो सेम सेम लिखा गया। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, वन डे हिज हस्बैंड ब्रिंग्स हर एन इन्विटेशन टू अ फैंसी पार्टी। एक बार की बात है, उसका हस्बैंड उसके लिए फैंसी पार्टी में जाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर आता है। अब वो इनविटेशन कार्ड कहाँ से आया हुआ था? वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आया हुआ था, जहाँ पे उसका हस्बैंड काम करता था। और ये सिर्फ गिने चुने लोगों को दिया गया था, सबको नहीं दिया गया था। उनमें से मटिल्डा का हस्बैंड भी एक था जिसको एक कार्ड मिला था। It was an invitation to the ball. He thought his wife would be very excited about seeing the invitation letter. उसको ऐसा लगा कि अगर वो इस इनविटेशन लेटर को लेकर अपनी वाइफ के पास जाएगा तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। However, his wife, instead of being happy, threw away the invitation letter and started crying. लेकिन उसकी वाइफ ने क्या किया? खुश होने के बजाय उसको ऐसे फेंक देती है और रोने लगती है। She complained about not having a pretty dress to wear on such a great occasion. अब वो क्या कंप्लेन करने लगती है कि उसके पास तो कोई अच्छा ड्रेस है ही नहीं, तो आखिर इतने बड़े पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, सबके पास जाएगी तो उसके पास कोई अच्छा ड्रेस भी तो होना चाहिए। उसके पास कोई ड्रेस ही नहीं था। She wanted to seek in admiration for everyone. वो चाहती थी कि वो जहाँ भी जाए सभी लोग उसकी ही प्रशंसा करें, उसको ही अप्रिसिएट करें, एडमायर करें, उसकी तारीफ करें। ऑल्सो शी वॉन्टेड टू बी अ सक्सेस एट द पार्टी। और वो चाहती थी कि पार्टी में ना सबसे सुंदर मैं ही दिखूँ, सबसे अमीर मैं ही दिखूँ। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? जो है नहीं हम उस पर फोकस कर रहे हैं, तो भाई ज़िंदगी बर्बाद तो होगी ही ना। हाँ आगे पढ़ते हैं। His gentle husband gave her 400 francs to buy a pretty dress. He had saved the money to buy a rifle. उसका हस्बैंड अपने लिए एक राइफल खरीदने के लिए 400 फ्रांसेस रखा था। ध्यान रखना, कितने फ्रांसेस? 400 फ्रांसेस रखा था। लेकिन जैसे उसकी वाइफ ने 400 फ्रांसेस मांगा, किस लिए? एक ड्रेस खरीदने के लिए, वो अपनी वाइफ को दे देता था। क्यों? क्योंकि मिस्टर लॉयजल जो था वो एक लविंग हस्बैंड था। वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो अपनी वाइफ को नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने वो पैसे भी उसे दे दिए। यहाँ पे मिस्टर लॉयजल का कैरेक्टर पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। द वीक ऑफ द पार्टी अप्रोच्ड। अब हुआ क्या? पार्टी का वो दिन सामने आ गया। हिज वाइफ सीम टू बी एनेक्सियस अगेन। शुरू में तो वो उदास थी, उसके हस्बैंड ने उसको 400 फ्रांसेस भी दिए ड्रेस खरीदने के लिए। कुछ दिन तक वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही पार्टी का वो दिन सामने आया वो फिर से उदास हो जाती है, चिंतित हो जाती है बहुत ज़्यादा। सी वॉज अपसेट एज सी फील दैट सी डिडंट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर विद द ड्रेस। उसको ऐसे लगा कि यार मैंने तो ड्रेस परचेज कर लिया, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए तो कोई ज्वेल ही नहीं है। और जब कोई ज्वेल है ही नहीं तो मैं कैसे जाऊंगी? फिर से वो मना कर देती है, फिर से वो रोने लगती है। हर हस्बैंड सजेस्टेड हर टू आस्क द सेम फ्रॉम हिज फ्रेंड जीन फॉरेस्टियर। मटिल्डा वेंट टू हर हाउस एंड बोरोड अ स्पार्कलिंग नेकलेस। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं बता देता हूँ। मटिल्डा ना अपने कोई भी फ्रेंड के साथ जाना नहीं चाहती थी। उसकी एक फ्रेंड थी जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। उस समय वो फ्रेंड बहुत ज़्यादा अमीर थे और आज भी वो बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। तो उसका घर वो जाना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं जाना चाहती थी? इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जब भी वो अपने फ्रेंड्स के घर जाती थी वहाँ पे वो लग्जरियस चीज़ें देखती थी और देखने के बाद अपने आप को कंपेयर करती थी कि मेरे पास तो है ही नहीं, और दुखी हो जाती थी। आने के बाद खूब रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, ठीक है। इसलिए वो कभी भी अपने दोस्त के घर जाना नहीं चाहती थी। अब इसके पास ज्वेल था नहीं। इसके हस्बैंड ने क्या बोला कि यार जाओ तुम कोई नेचुरल सा फ्लावर वगैरह पहन लो। तो बोलती है ऐसा थोड़ी होता है मैं कोई नेचुरल सा फ्लावर पहन लूँ, और वो रोने लगती है।
तो उसका हस्बैंड से देखा नहीं जाता। फिर वो उसको एक प्लान सजेस्ट करता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी एक फ्रेंड है ना मैम फॉरेस्टियर, जाओ उसके पास जाओ, उससे कुछ ज्वेल वगैरह मांग के लाओ। वाह, ये तो खुश हो गई और अपने दोस्त के घर चली जाती है। किस लिए? ज्वेलरी लाने के लिए। मोर ओवर ही अप्रोच द पुलिस, गेव एन, कहाँ गया, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक लाइन कैसे मिस हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक स्लाइड यहाँ पे मिसिंग जा रहा है, सॉरी फॉर इट। मैं बता देता हूँ। वो अब नेकलेस लाने पे गई, ठीक है, वहाँ से उसने क्या किया, फॉरेस्टियर ने, मैम फॉरेस्टियर ने उसको बहुत सारे नेकलेसेस दिए, लेकिन उसमें से उसको एक नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद होता है जो डायमंड नेकलेस होता है। उस नेकलेस को वो अपने नेक पे रखती है, नेक में यहाँ पे थ्रोट पे रखती है और उसको देखती है मिरर में और वो काफ़ी सुंदर लगती है, तो वो उससे उसको मांग लेती है। अब मांगने के बाद होता क्या है कि वो पार्टी में जाती है। अब पार्टी में जाने के बाद सुनो मेरी बात, पार्टी में जैसे ही वो गई, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल अगर कोई वहाँ पे लग रही थी तो वो मटिल्डा ही थी, और वो अपने प्लान में कामयाब हो गई। वो सक्सेसफुल थी, जो वो सोची थी वही हुआ। सभी लोग आ रहे हैं, उससे बातें करना चाह रहे हैं, हर एक इंसान आ रहा है, उसको प्रेजेंट दे रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहा है। उसने रात भर पार्टी की। उसका हस्बैंड एक सैलून में जाकर सोया हुआ था, साथ में कुछ और लेडीज़ थी, उनके हस्बैंड भी वहाँ जाकर सोए हुए थे, और ये लोग जो वाइफ्स लोग थी ना, वो आराम से दम मस्तियाँ कर रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो सुबह के 4 बजे अब ये लोग घर जा रहे हैं। घर जाते जाते इनको टैक्सी नहीं मिलता, तो किसी तरीके से एक कार्ट होता है, उस कार्ट में वे लोग बैठकर जाते हैं। घर जाकर जब वो सोचती है कि यार अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि फाइनल व्यू कैसा लग रहा है। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, जब सोने जाते हो, ड्रेस चेंज करते हो, तो एक बार सोचते हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं कि लास्ट टाइम मैं दिख कैसा रहा हूँ या दिख कैसे रहूँ। तो वो भी सेम वही करती है, जाती है वहाँ पे, जाकर सोचती है कि अब मैं कैसे दिख रही हूँ, थोड़ा एक बार देख लेती हूँ। तो जैसे ही वो अपना जो स्क्रैप होता है वो स्क्रैप हटाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका वो डायमंड नेकलेस जो अपने फ्रेंड से वो उधार मांग कर लाई थी, वो डायमंड नेकलेस कहीं गुम था, कहीं खोया हुआ था, जो उसके गले में था ही नहीं। अब उसके आगे उसका हस्बैंड वापस जाता है, चारों ओर हर एक जगह खोजता है, कहीं वो नेकलेस उसे नहीं मिलता। मोर ओवर ही अप्रोच द पुलिस, गेव एडवर्टाइजमेंट बट ऑल इन वेन। वो पुलिस के पास जाता है अगले दिन, उसके बाद वहाँ पे जाकर वो एडवर्टाइजमेंट भी देता है, कुछ इनाम भी रखता है। अब एक बात बताओ, किसी को अगर डायमंड नेकलेस मिलेगा तो वो क्या कुछ 1000 रुपये के लिए वो डायमंड नेकलेस वापस करेगा? नहीं ना करेगा। फिर भी उसने एडवर्टाइजमेंट दिया, लेकिन सब बेकार चला गया। हर हस्बैंड आस्क्ड हर टू राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड, शी रोट दैट शी हैड द क्लैस्प ब्रोकन एंड इज गेटिंग इट रिपेयर्ड। उसके हस्बैंड ने उसको एडवाइस किया कि तुम एक काम करो, मैम फॉरेस्टर के लिए एक लेटर लिखो, उसमें बोलो उसका जो धागा है ना वो टूट गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो उस नेकलेस को उसे वापस कर देगा। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा उन लोगों के पास, ताकि वो नेकलेस को और ढूंढ पाए, और ढूंढने के बाद क्या किया जाए वो करते। Meanwhile, they were successful in searching for a similar necklace. However, it cost 30,000 francs. और इसी बीच ढूंढते 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 उनको एक नेकलेस मिलता है जो बिल्कुल डिट्टो सेम लगता है उस पुराने वाले नेकलेस से जिसको उन्होंने खो दिया था। और उसका प्राइस कितना था भाई? उसका प्राइस था 36,000 फ्रांसेस। सोचो, 36,000 फ्रांसेस। His husband has inherited 18,000 francs from his father. उसका जो हस्बैंड था उसको अपने पापा से कितना मिला हुआ था पहले से? 18,000, ठीक है, 18,000 उनके पापा से उनको मिला हुआ था विरासत में, पहले से था। However, they had to borrow the remaining money. They managed to buy the necklace through inherited and borrowed money. उसके बाद बाकी जो पैसे बच गए, यानी 18,000 और जो पैसे बचे हुए हैं, इस पैसे को उन लोगों को बोरो करना पड़ा किसी और से, ठीक है, वो भी हाई इंटरेस्ट पे। ऐसे ऐसे प्रोमिसेस कर करके उन्होंने बोरो किया कि उनकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती थी, फिर भी उन्होंने बोरो किया, जस्ट एक नेकलेस की वजह से। सोचो, पूरा का पूरा जो हुआ ना एक नेकलेस की वजह से। But it took them a period of 10 years to repay the borrowed amount. In these years, their lives have drastically changed. Drastically मतलब भारी मात्रा में।
अब हुआ क्या, उस नेकलेस का जो उन्होंने बार्गेनिंग करके 36,000 में लाया था, अब भाई जिनसे उन्होंने उधार लिया था उनको चुकाना भी तो था, तो उसको चुकाते चुकाते उन लोगों को 10 साल लग गए। 10 ईयर्स कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, 10 साल लग गए टोटल। इससे क्या हो गया, उनकी लाइफ ना भारी मात्रा में चेंज हुई। दे मूव टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट, क्लीन्ड एंड कुकड योर हरसेल्फ। वे लोग जिस अपार्टमेंट में रहते थे उससे छोड़कर वे लोग एक कोई सस्ता सा अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। मटिल्डा जो किचन का काम कभी करती नहीं थी, उसके घर में कोई मेड होती थी, अब वो मेड को भी उन्होंने हटा दिया था और किचन का सारा काम वो मटिल्डा खुद ही कर रही थी। मोर ओवर हिज हस्बैंड डिड मल्टीपल जॉब्स टू रिपे द अमाउंट। और इसके वजह से उसके हस्बैंड को एक जॉब नहीं 2-3 जॉब एक बार में करना पड़ा था। सुबह काम कर रहा था वो, रात को काम कर रहा था, शाम को काम कर रहा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले और लोगों को वो चुका सके। ऑल्सो सी लुक्ड लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ अ पुअर हाउस होल्ड। वो मटिल्डा जो इतनी सुंदर थी पहले, अब वो एक हार्स लेडी बन चुकी थी। उसका बाल हमेशा एकदम अजीब टाइप का रहता था, लगता था कभी उसने कॉम्ब भी ना किया हो। सी लुक्ड वेरी एजेड। अब वो देखने में काफ़ी एजेड लगे थे, भले वो इतनी एजेड थी नहीं, 10 साल में कोई बहुत एजेड नहीं हो जाता, लेकिन टेंशन के वजह से, स्ट्रेस के वजह से, इतना वर्कलोड होने के वजह से वो थोड़ा एजेड दिख रही थी। वन डे सी सॉ मिस जीन फॉरेस्टियर ऑन द स्ट्रीट। एक दिन पार्क में वो बैठी थी और अक्सर वो क्या करती थी पता है, जब भी उसका हस्बैंड चला जाता था ऑफिस, वो बैठकर सोचा करती थी कि काश यार अगर वो नेकलेस ना खोया होता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, काश अगर मैंने बोरो ही ना किया होता तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। तो अब हो ही क्या सकता है भाई, हो गया तो हो गया, है ना। तो एक दिन वो पार्क में बैठी हुई थी, दिन भर सप्ताह भर का जो भी इसका टेंशन था उसको भुलाने के लिए पार्क में जाके बैठी। अचानक वो क्या देखती है, एक लेडी एक बच्चे के साथ आ रही है, और वो कौन रहती है, मिस जीन फॉरेस्टियर। वो अभी भी, उस समय भी, 10 साल के बाद भी उतनी ही यंग दिख रही थी, उतनी ही प्रेटी दिख रही थी, है ना, उतनी ही चार्मिंग दिख रही थी। सी डिसाइडेड टू टेल हर द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस। अब लास्ट में इसको अक्ल ठिकाने आई कि अब मैं जाती हूँ और जाकर उसको बता देती हूँ कि यार क्या क्या हुआ तुम्हारे नेकलेस की वजह से। द लैटर वॉज स्टर्न्ड बाय द रफ अपीयरेंस ऑफ द फॉर्मर। अब वहाँ जाकर जैसे वो ग्रीट करती है, हे जेन, वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, कौन हो, कौन हो तुम। उसको शुरू में मटिल्डा को पहचान भी नहीं पाती, उसको पहचानने से रिफ्यूज़ कर देती है, लेकिन बाद में वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, तब जाकर मिस फॉरेस्टियर उसको पहचान पाती है। Moreover, on learning the truth of the necklace, Jean Forestier told her it was a fake one. The worth of the same was not more than 500 francs. और उसने बताया कि ये सब ना तुम्हारे वजह से हुआ है। अब फॉरेस्टियर को लगा यार मेरे वजह से, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। तो वो बोलती है कि तुम्हारे उसी नेकलेस की वजह से, डायमंड नेकलेस की वजह से आज मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैं वो डायमंड नेकलेस ना ली होती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो ये सुनकर उसको बड़ा धक्का लगता है, यार डायमंड नेकलेस तुमने खो दिया था और उसके बाद तुमने उसको रिप्लेस किया एक ओरिजिनल डायमंड नेकलेस से। मेरा डायमंड नेकलेस ज़्यादा से ज़्यादा 500 फ्रांसेस का था। कितना, 500 फ्रांसेस, ओनली 500 फ्रांसेस। और तुमने इसके लिए मुझे कितने दे दिए, 36,000 फ्रांसेस। सोचो, वो नेकलेस एक डुप्लीकेट नेकलेस था, फेक नेकलेस था, फेक डायमंड नेकलेस था, और उसके वजह से उसने 36,000 यानी 4 to 5 लाख, एक तरह से हम कह सकते हैं, इतना पैसा बेकार चला गया, कोई फायदा नहीं हुआ उसका, सिर्फ गया। अब ये सुनकर मटिल्डा का क्या रिएक्शन होता, क्या मिस फॉरेस्टियर मटिल्डा की कोई मदद करती या नहीं करती, मटिल्डा क्या करती है नहीं करती, इसके बारे में इस कहानी में कोई भी जिक्र नहीं है। देयर इज नो डिटेल ऑफ एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, एंड दिस वाज द एंड ऑफ योर स्टोरी। चलो लास्ट में थोड़ा सा हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या है भाई इसका कंक्लूजन। द स्टोरी टेल्स अस दैट वन शुड नॉट क्रैव फॉर लग्जरीज. One must be satisfied and contented with what one has. Desires lead to unhappiness. Moreover, we should never hide the truth. क्या बोला है कि हमें लग्जरीज के पीछे नहीं भागनी चाहिए। जहाँ पे महंगी चीज़ें देखी, जहाँ पे रिच कल्चर देखा, जहाँ पे देखा कि ये रिच लाइफ स्टाइल है, हम बस उसी के ओर भागे जा रहे हैं। हमारी खुशी जो है वो किसी महंगी चीज़ों में अटक के नहीं रह गई है।
हम महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं तो हम खुश नहीं हो जाते। सपोज करो आपने एक मोबाइल फ़ोन बहुत दिन से चाहा कि अब मुझे वो मोबाइल फ़ोन खरीदना है, ठीक है। तो क्या उस मोबाइल फ़ोन के वजह से आपकी हैप्पीनेस है? मोबाइल फ़ोन ले लेने के बाद तो आपकी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाने वाली कुछ ही दिन में, तो वो रियल हैप्पीनेस नहीं होता। दूसरा चीज़ बोला है कि आपके पास जो है ना उसमें आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो आप लाइफ में कभी हैप्पी नहीं रह सकते। एंड थर्ड थिंग क्या कहा है कि डिज़ायर लीड टू अनहैप्पीनेस, यानी जितना ज़्यादा आपके अंदर डिज़ायर्स क्रिएट होंगी उतना ही ज़्यादा आप अनहैप्पी होगे और आपकी लाइफ में अनहैप्पीनेस क्रिएट होगी। एंड फोर्थ पॉइंट क्या बोला है कि हमें कभी सच्चाई छिपानी नहीं चाहिए। जो हो गया है सो हो गया है, जाकर बता दो, इससे तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने से बचेगी, ठीक है। एंड आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि तुम लोगों को ये नरेशन, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल के साथ बने रहना और बी स्मार्टी को भी सब्सक्राइब कर लेना, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई बहुत ही अच्छे समरी या कोई साइंस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।